स्टेप अप वर्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां आपके अगले कदम को प्रेरित करती हैं। और आज की कहानी हम सब की कहानी है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है नए साल के संकल्पों की, जिम की मेंबरशिप की या उस नई हॉबी की जिसे हम बड़े जोश से शुरू करते हैं। मतलब पहला हफ्ता तो ऐसा लगता है जैसे बस दुनिया बदल देंगे, तूफानी शुरुआत होती है, पर फिर वो जोश ठंडा पड़ जाता है। एग्जैक्टली। और हम अंत तक पहुंचने से बहुत पहले ही हार मान लेते हैं। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब मोटिवेशन में नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। अच्छा। जवाब छिपा है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की ताकत में। तो आज का हमारा मिशन इसी मनोविज्ञान को समझना है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, हम ये जानेंगे कि हमारा दिमाग आदतें बनाता कैसे है, और सबसे जरूरी, हम असफल होने के लिए नहीं बल्कि सफल होने के लिए एक सिस्टम कैसे तैयार कर सकते हैं। चले तो फिर शुरू करते हैं। अक्सर हमें यही लगता है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा की जरूरत होती है, पर क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, प्रेरणा जो है ना, वो एक चिंगारी जैसी है। एक स्पार्क की तरह। हाँ, एक स्पार्क तेज जलती है पर उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। वहीं जो निरंतरता है वो धीमी आंच की तरह है, जो लक्ष्य को धीरे धीरे पकाती है। बिल्कुल, वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचाती है। निवेश में तो हम कंपाउंडिंग इफेक्ट समझते हैं, छोटे छोटे पैसे जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाते हैं, पर क्या आदतों पर भी ये नियम इतना ही सटीक लागू होता है? ये उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। निवेश में आप बाहरी बाजार पर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं। आदतों में आप हर छोटे एक्शन के साथ खुद पर भरोसा बना रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं कि आप 10 मिनट पढ़ेंगे और आप वो करते हैं, तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपनी पहचान को भी मजबूत कर रहे हैं। आप खुद को बता रहे हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने कहे हुए काम करता है। यही निरंतरता की असली ताकत है। ये आपके किरदार को बनाती है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, बस रोज थोड़ा थोड़ा करते जाओ, लेकिन असलियत में जैसा हमने कहा, ये एक लड़ाई जैसा महसूस होता है। तो दिमाग के स्तर पर क्या चल रहा होता है? हम असल में लड़ किससे रहे हैं? हम लड़ रहे हैं अपने ही दिमाग के बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। उसे मेहनत करना पसंद नहीं है। अच्छा। इसीलिए वो हर चीज को ऑटो पायलट पर डालना चाहता है। मनोविज्ञान में इसे ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम के लिए न्यूरॉन्स के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना लेता है। एक तरह का न्यूरल हाईवे। बिल्कुल सही शब्द है, एक न्यूरल हाईवे। और आदतें इसी हाईवे पर चलती है बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। और इन सोर्सेज में हैबिट लूप का जिक्र है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है कि ये हाईवे बनता कैसे है। सही कहा। ये लूप 3 हिस्सों में काम करता है। पहला है संकेत यानी क्यू। क्यू मतलब कोई ट्रिगर? हाँ, कोई भी ट्रिगर, जैसे सुबह कॉफी का कप देखना या फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। ये दिमाग को कहता है कि चलो ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्यू मिला, फिर आता है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम करते हैं। कॉफी का कप देखकर कॉफी पीना या नोटिफिकेशन देखकर फोन उठाना। और तीसरा हिस्सा है रिवॉर्ड, इनाम। वो अच्छी फीलिंग जो हमें मिलती है, कॉफी से मिलने वाली एनर्जी या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से मिलने वाला डोपामाइन रश। ये इनाम ही उस लूप को मजबूत करता है ताकि अगली बार भी हम वही करें। तो जितनी बार ये लूप चलेगा, हाईवे उतना ही चौड़ा और पक्का होता जाएगा और फिर वो आदत बन जाएगी। अगर दिमाग दोहराव से सीखता है तो क्या एक्शन का साइज, मतलब वो कितना बड़ा है, ये मायने रखता है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही गलती करते हैं। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। लोग सोचते हैं कल से रोज 1 घंटा जिम करूंगा, जो उनके दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा और नया काम है। बहुत बड़ा। दिमाग इसका विरोध करता है क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि छोटे, मतलब इतने छोटे कि हास्यास्पद लगें, वैसे कदमों से शुरुआत करना कहीं ज्यादा असरदार है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनना बस। या जिम जाना है तो सिर्फ जिम के कपड़े पहनकर दरवाजे तक जाना। ये फुट इन द डोर तकनीक है ना। हाँ। एक बार जब आप एक छोटा हाँ कह देते हैं तो बड़े हाँ के लिए रास्ता अपने आप खुल जाता है। बिल्कुल। रॉबर्ट सियाल्डिनी का क्लासिक प्रयोग यही दिखाता है। जब लोगों से पहले एक छोटा सा काम करने को कहा गया
जैसे एक पिटिशन पर साइन करना, जो कि बहुत आसान काम है। हाँ बहुत आसान। तो बाद में वही लोग अपने खूबसूरत लॉन में एक बड़ा बद्दा सा बिलबोर्ड लगाने जैसे बड़े अनुरोध के लिए भी तैयार हो गए। कमाल है। क्यों? सिर्फ उस छोटे से साइन की वजह से। क्योंकि उस छोटी से शुरुआती कमिटमेंट ने उनकी अपनी नजर में उनकी पहचान बदल दी। वो अब सिर्फ एक घर के मालिक नहीं थे, वो एक अच्छे नागरिक थे जो सामाजिक कारणों की परवाह करते हैं। और फिर उस नई पहचान के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए उन्होंने वो बड़ा काम भी कर दिया। एग्जैक्टली। तो ये साफ है कि शुरुआत छोटे होनी चाहिए, लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम उस छोटे काम को हर रोज करें? इसके लिए कोई सिस्टम कैसे बनाएं? इसके लिए सोर्सेज में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहला है, इसे दिखने लायक बनाएं, मेक इट विजिबल। अपनी प्रगति को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर हर रोज एक क्रॉस लगाना। जब हम वो चेन बनती हुई देखते हैं तो हमारा दिमाग उस चेन को तोड़ने से नफरत करता है। आज के एप्स में जो स्ट्रीक्स का कॉन्सेप्ट है वो इसी मनोविज्ञान पर आधारित है। सही। दूसरा तरीका है एंकरिंग। ये क्या है? अपनी नई आदत को किसी पुरानी मजबूती से जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। अच्छा, जैसे हर सुबह ब्रश करने के ठीक बाद एक गिलास पानी पीना, या कॉफी बनाने के ठीक बाद एक पन्ना पढ़ना। तो यहाँ पुरानी आदत नई आदत के लिए एक क्यू, एक रिमाइंडर बन जाती है। हाँ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम खुद आपको याद दिलाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स है। लेकिन इन सोर्सेज में जो सबसे शक्तिशाली विचार मुझे लगा वो व्यवहार से पहचान की ओर बदलाव का है। मतलब ये सिर्फ अनुशासित काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अनुशासित व्यक्ति बनने के बारे में है। यही असली गेम चेंजर है। ये कैसे काम करता है? जब हम कोई छोटा, सक्रिय और हो सके तो सार्वजनिक कमिटमेंट करते हैं तो हम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, हम दुनिया को और खुद को बता रहे होते हैं कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। जैसे वो लोग जिन्होंने पिटीशन पे साइन किया। हाँ, उन्होंने अवचेतन रूप से खुद को एक जिम्मेदार नागरिक मान लिया, तो बाद में उस बिलबोर्ड को मना करना उनकी इस नई पहचान के खिलाफ होता। और ऐसा करने से एक तरह का मेंटल फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। और दिमाग को इससे सख्त नफरत है। हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें एक रूपता चाहते हैं। इसका एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण उन चीनी POW कैंप्स के अध्ययनों में भी मिलता है ना? हाँ, वो बहुत ही गहरा उदाहरण है। वहाँ अमेरिकी युद्ध बंदियों से पहले बहुत छोटे, मतलब लगभग हानि रहित अमेरिका विरोधी बयान लिखवाए जाते थे। जैसे अमेरिका में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, जो कि एक सच बात है। हाँ, कोई भी इस पर सहमत हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब सैनिक ने इसे अपने हाथ से लिखा तो वो एक छोटा सा कमिटमेंट बन गया। फिर धीरे धीरे इन बयानों का स्तर बढ़ाया गया। इन छोटे छोटे कामों ने सैनिकों की आत्मधारणा को बदलना शुरू कर दिया। वो खुद को एक आलोचक के रूप में देखने लगे, और फिर धीरे धीरे सहयोगी या कोलैबोरेटर के रूप में। उस बदली हुई पहचान ने बड़े सहयोग का रास्ता खोल दिया। लक्ष्य सिर्फ काम करवाना नहीं था, लक्ष्य था उनकी पहचान को ही बदल देना। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली मनोविज्ञान है। अगर आपको ये सब सुनकर कुछ सोचने को मिल रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल। जब हम एक दिन चूक जाते हैं या रुचि खो देते हैं तो क्या करें? इन स्रोतों में निरंतरता के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में क्या कहा गया है, जो अक्सर आलस नहीं बल्कि कुछ और होता है? वो है परफेक्शनिज्म। अच्छा। परफेक्शनिज्म निरंतरता का हत्यारा है। ये सोच कि या तो मैं इसे पूरी तरह से करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा, ये आपको एक दिन की चूक के बाद पूरी तरह से रोक देती है। और फिर गिल्ट महसूस होता है और हम वापस शुरू ही नहीं कर पाते। सही। इन स्रोतों का नियम बहुत सरल है, कभी भी 2 बार ना चूके। नेवर मिस ट्वाइस। एक बार चूकना एक गलती है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। तो लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है। लक्ष्य है लड़खड़ाने के बाद जल्दी से जल्दी, मतलब अगले ही दिन पटरी पर वापस आना। चलिए इन सोर्सेज से कुछ और ठोस उदाहरण देखते हैं जो दिखाते हैं कि कंसिस्टेंट बने रहने की हमारी ये इच्छा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। वो बीच वाला एक्सपेरिमेंट तो कमाल का है। हाँ, वो क्लासिक है। एक प्रयोग में एक रिसर्चर बीच पर अपना तौलिया और रेडियो रखकर टहलने चला जाता है। ठीक है। फिर एक नकली चोर आता है, रेडियो उठाकर भागता है। 20 में से सिर्फ 4 लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। जो समझ में आता है, कोई क्यों खुद को खतरे में डालेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर प्रयोग को थोड़ा बदला गया। इस बार रिसर्चर ने जाने से पहले
पास बैठे व्यक्ति से बस इतना पूछा, क्या आप मेरी चीजों का ध्यान रखेंगे? और सबने हाँ कह दिया होगा। हाँ, सबने हाँ कह दिया। अब जब चोर ने रेडियो चुराया तो 20 में से 19 लोगों ने उसे रोका। 19, ये तो चौंकाने वाला है। वो चोर के पीछे भागे, उसे पकड़ा और रेडियो छीन लिया, अपनी सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया। सिर्फ एक छोटे से हाँ की वजह से। उस एक हाँ ने उन्हें एक दर्शक से रक्षक बना दिया। उनकी पहचान बदल गई और अब वे अपनी उस नई पहचान के प्रति कंसिस्टेंट रहना चाहते थे। वाह, ये दिखाता है कि ये मनोविज्ञान कितना गहरा है। और जहां इसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, वहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे खिलौना बनाने वाली कंपनियों का उदाहरण। हाँ, वो हमारी इस जरूरत को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्रिसमस से पहले वो एक बहुत ही पॉपुलर खिलौने का जोर शोर से विज्ञापन करते हैं। बच्चे अपने माता पिता से वादा ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनियां जानबूझकर उस खिलौने की सप्लाई कम कर देती हैं। ताकि वो मिले ही नहीं। हाँ, तो माता पिता को कोई दूसरा खिलौना खरीदना पड़ता है। और फिर क्रिसमस के बाद वे फिर से उसी खिलौने का विज्ञापन शुरू कर देती हैं। अब बच्चे याद दिलाते हैं, आपने वादा किया था। और माता पिता अपने वादे के प्रति कंसिस्टेंट दिखने के दबाव में वो खिलौना भी खरीदते हैं। कंपनियां सिर्फ खिलौने नहीं बेच रही, वे हमारे मनोविज्ञान को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके दोगुना मुनाफा कमा रही हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे दिमाग का एक बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरों के लिए मुनाफा कमाने का एक टूल बन सकता है। बिल्कुल। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे श्रोताओं के लिए एक व्यवहारिक पहला कदम क्या हो सकता है? एक आत्मचिंतन का सवाल बताइए। खुद से पूछें, अगले 30 दिनों तक मैं रोजाना ऐसा कौन सा एक छोटा, मतलब बिल्कुल छोटा काम करूंगा या करूंगी? जैसे ये एक किताब का एक पैराग्राफ पढ़ना हो सकता है, 5 पुशअप्स हो सकते हैं, या बस 2 मिनट का ध्यान। कुछ भी जो इतना आसान हो कि आप उसे नहीं करने का कोई बहाना ना बना सकें। और इसे एक प्रयोग की तरह देखना है। हाँ, सिर्फ 30 दिन का एक प्रयोग। ये छोटा सा एक्शन आपकी नई पहचान बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि सफलता प्रेरणा के बड़े बड़े तूफानों में नहीं मिलती। नहीं, वो हर रोज चुपचाप लगातार किए गए छोटे छोटे कामों की शांत शक्ति में छिपी है। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी कहावत है, आपको चरमपंथी होने की जरूरत नहीं है, बस निरंतर होने की जरूरत है। You don't need to be extreme, just consistent. This is Step Up, वर्स जहां कहानियां आपके अगले कदम को प्रेरित करती हैं। और अंत में एक विचार। आज हमने ये समझा कि निरंतरता कैसे बनाई जाती है, लेकिन असली सवाल ये है, आपकी निरंतरता की आदतें क्या आप खुद बना रहे हैं या कोई और, जैसे विज्ञापनकर्ता या कंपनियां, आपकी इस जरूरत का फायदा उठाकर आपसे अपने काम करवा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।